Good afternoon, everybody. I hope I'm audible. Yes, sir. Yes. Hello. So only 15 students are there. Waiting for maximum 2 minutes and then we'll begin. Okay. Waiting for just 2 minutes so that others can also join. So we'll exactly start at 2:05. By the time, just wanted to understand how's your preparation going on. Today is 4th of November. The test is coming. It's approaching. I can also say test is imminent. So any kind of specific difficulties that you want to talk about, although today we will be discussing the parajumbles questions as we discussed. But any passages that you went through in last 2 days, found any difficulties specifically that you would like to talk about? Feel free to share if you have any. Nothing as such, I guess. पर आप वर्बल ले लो. Did someone say something? Yes, sir. I was saying कि you were saying no, you will take verbal today. No, I'm asking like if you have any questions today that you would like to ask me before I go ahead with the class, you are free to ask. I guess no questions as such. Okay. Okay, guys. Now I think we shall begin. So, hello everybody. Good afternoon. Now let's begin with the class. So last class when we connected, we wanted to talk about the parajumbles and all those grammar questions. But before I just talk about the parajumbles questions in today's class, I want to ask you, do you have any questions related to the reading strategies, the way we were solving the passages? Any questions, any doubts? If it is not working, type of problem you are facing, time is consuming, whatever the case may be, you can ask me. If you have any questions, otherwise we'll directly talk about the parajumbles. सर वो No? धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं. आज आप पैराजम्पल करा. हाँ, वो तो मैं करा रहा हूँ. पर हर्षित लास्ट पैसेज कब किया था? सर वो ठीक है. परसों मॉक टेस्ट हुआ था ना, उसमें किया था. अच्छा, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया नहीं आया? सर इम्प्रूवमेंट है, मतलब जो इस टाइम पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट था. क्वेश्चन सही हुए थे. पर जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है. ओके. मतलब सर इस लेवल पे आके, मतलब जैसे होना चाहिए ना कि पैसेज रीड करते ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन हटा के लगभग 3 क्वेश्चन तो सही जाने ही चाहिए थे. तो ओके, वो पर धीरे नहीं हो धीरे पा कर रहा. रहे हैं. ठीक है. प्लीज पैराग्राफ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही बता देना. ओके, फाइन. ठीक है सक्षम, नोटेड. सर, आई वुड लाइक टू आस्क that why what should be preparation strategy for those who are appearing in 2026. अच्छा, ठीक है. हर्षिता प्लीज रिमाइंड मी. जब हमारी डिस्कशन पूरा हो जाएगा ना तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, जब हम क्लास एंड कर देंगे 25 वाले छोड़ देंगे एंड देन वी विल टॉक टू यू एज 26 स्टूडेंट्स. ठीक है, राइट. चलिए, तो फिर बात करते हैं सीधे ग्रामर के क्वेश्चंस पे. ग्रामर के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? पैराजम्बल्स, ऑड वन आउट, या समरी क्वेश्चंस? Third odd one out. सर ऑड वन आउट. पैराजम्पल्स. पैराजम्पल्स. पैराजम्बल्स. पैराजम्बल्स को 4 वोट मिले और ऑड वन आउट को 1. और कोई? पैराजम्बल्स 5. ओके. 6, 7. अच्छा, दोनों. नाइस. ठीक है, फेयर इनफ. तो कुल मिला के
क्वेश्चंस को समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। अभी अगर आप लोगों ने कोई पेन पेंसिल पकड़ रखा है, ठीक है, कहीं बैठे हैं लिखने के हिसाब से, तो रख दीजिए सब कुछ एंड जस्ट सेट एंड रिलैक्स। अगले 2 मिनट में सिर्फ बात करने वाला हूँ, ओके? कुछ लिखना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, ना स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। सो जस्ट सिट एंड रिलैक्स एंड लिसन टू मी केयरफुली। प्लस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, बिकॉज ऑब्वियसली हमेशा टू वे कॉन्वर्सेशन होता है, बिकॉज आई कांट सी यू, आई कैन जस्ट सी योर डीपीज, तो मैं आपकी चेहरा नहीं देख सकता हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हैं अपना कैमरा ऑन करने में, तो यू कैन डू दैट एज वेल, दैट विल बी अप्रिशिएटेड। ओके, कोई फोर्स नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। इफ यू कैन डू दैट, दैट विल बी ग्रेट। नाउ क्वेश्चंस जो मुझे पूछने हैं आपसे पैराजम्बल्स के बारे में, पहला क्वेश्चन ये है, व्हाई डू यू थिंक ये कैट वाले दे क्यों रहे हैं पैराजम्बल्स? चाहते क्या है पैराजम्बल्स के थ्रू? मेरा क्वेश्चन ये है कि कैट के सिलेबस में पैराजम्बल्स क्यों है? व्हाट दीज क्वेश्चंस आर डूइंग? ये क्वेश्चंस क्या करते हैं? आई गेस क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा, राइट? आप गेस वर्क कर सकते हैं, बिल्कुल सही गलत डजंट मैटर, वट एवर यू थिंक यू कैन आंसर मी। सर, इंफॉर्मेशन रिटेंशन चेक करते हैं कि अगर हमें डम्बल टप इंफॉर्मेशन भी मिले जो कोहेरेंट नहीं हो, हम उसे कोहेरेंट बना सकते हैं क्या? ठीक है, फेयर इनफ, दैट्स व्हाट द पैराजम्बल्स नेचर इज। अलग अलग सेंटेंसेस पिक करके दे दिए, मतलब बीच में से कहीं काट छाट के, और आपसे पूछा है कि क्या आप इनको अरेंज कर सकते हैं ऑर्डर में, राइट? यस और नो। मेरा क्वेश्चन है, ऐसा करते क्यों है? व्हाई आर दे डूइंग इट? इसके थ्रू व्हाट आर दे चेकिंग? वो चेक क्या करते हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? एनी आइडिया? जस्ट थिंक। आप तो गैस भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट वन स्टूडेंट गिव मी आंसर, थैंक यू परी। गाइस स्पीक अप, वट एवर यू थिंक, शेयर योर इनपुट्स। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिमाग में कोई क्वेश्चन ही ना हो, इनपुट्स ही ना हो। थैंक यू वर्षिता, टू चेक योर कॉग्निटिव थिंकिंग। यस, हो सकता है, ठीक बात है। और क्या तरीका, रीजन हो सकता है आपको, व्हाई आर दे आस्किंग दीज क्वेश्चंस? ओके, हर्षिता सेज टू इम्प्रूव लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, फेयर इनफ। यस, दोनों आंसर सही है। जब समझिए एक मिनट के लिए, मैं अगर ऐसा करूं कि एक गाना जो हम सब सुनते हैं, उस गाने के जो मुखड़े हैं उसको बीच में से शुरू किया जाए, लास्ट से शुरू किया जाए, अलग अलग करके आपको दे दिया जाए, तो आप आसानी से बता देंगे कि किस से स्टार्ट हुआ है, कौन सा बीच में आ रहा है, कौन सा लास्ट में आ रहा है। सिमिलरली मूवी अगर आपको दी जाए ब्रेक करके, राइट, वीडियोस दे दिए जाए आपको ब्रेक करके, बोला जाए कि इनको अरेंज करना है, पहले कौन सा वीडियो आएगा, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, आई थिंक आप आराम से कर लेंगे। आपको पता है कि हाँ पहले ये हुआ होगा, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, अगर आपने मूवी देखी है तो। ये सार्थक, गलती से अनम्यूट हो गया होगा। सो दिस इज हाउ वी सपोज टू डू। अगर हम वीडियो की बात करें या किसी चीज की बात करें, जब बात आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस की, तो थोड़ा सा वेटेज ज्यादा बढ़ जाता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, और डिफिकल्टी लेवल तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कहानी ऐसी है कि एक पैराग्राफ आपको दे रखा है जिसमें लेट्स से 5 सेंटेंसेस हैं या 4 सेंटेंसेस हैं, और उस पैराग्राफ को तोड़ के आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया। मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बना रहा है समझना, एक पैराग्राफ दे रखा है, उसको ब्रेक करके उसके सेंटेंसेस को ऊपर नीचे करके लिख के आपको दे दिया गया है। क्यों करते हैं ऐसा? Why are they doing it? Because they want to understand whether you comprehend the passage clearly or not. ओके, दोबारा सुनना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? पैसेज दिया है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे राइट हैंड साइड में। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं इस पैसेज को पढ़ के। जिससे क्या हो रहा है, दे आर चेकिंग वेदर यू कॉम्प्रीहेंड दिस रीडिंग पैसेज प्रॉपरली और नॉट। पैराजम्बल्स क्या कर रहे हैं इसके अंदर, एक ही पैराग्राफ को तोड़ के उन्होंने अलग अलग ऑर्डर में लिख दिया है, एंड देन दे आर आस्किंग यू कि क्या आप इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, क्या आप इसे करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करके एक पैराग्राफ बना सकते हैं? तो व्हाट आर दे आस्किंग? अगेन द सेम कॉम्प्रीहेंशन।
कि क्या आप पैसेज को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं। तो हमें किस हद तक कॉम्प्रिहेंड करना है, यकीन करिए इस हद तक हमने अब तक कॉम्प्रिहेंड नहीं किया है पैसेजेस को, ऐसा मेरा मानना है। एंड देन यू विल कंफर्म मी। फंडा ये है कि अगर एक सेंटेंस में 5 सेंटेंसेस हैं तो हमें ये पता होना चाहिए पहला सेंटेंस पहला ही क्यों है, पांचवा सेंटेंस पांचवा क्यों है, तीसरा सेंटेंस तीसरा क्यों है। अगर ये कॉम्प्रिहेंशन है, ये वो चेक कर रहे हैं बेसिकली। ओके, तो अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि थर्ड सेंटेंस को थर्ड सेंटेंस ही क्यों बनाया जा रहा है, ही वोंट बी एबल टू गेट दीज क्वेश्चंस करेक्ट। क्या मैं आपको समझा पाया? यस सर। राइट। तो हमें ये समझना होगा कि कौन से वाले क्वेश्चन का रोल कहाँ पे आ रहा है, क्या वो क्वेश्चन वहां पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट पैराजम्बल्स। इसे ही पैराजम्बल कहते हैं, यही है कहानी पैराजम्बल्स की। ठीक है, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपके साथ में कुछ एग्जांपल्स शेयर करता हूँ कि हमें कैसे इन क्वेश्चंस को करना होता है और कैसे हमें क्वेश्चंस को करेंगे, बट नॉट द कैट पैराजम्बल्स। हम पहले कैट पैराजम्बल्स नहीं कर रहे हैं। आई एम शेयरिंग कपल ऑफ क्वेश्चंस विथ यू, जिन क्वेश्चंस को हम रीड करेंगे इन सच एन अंडरस्टैंडिंग कि हमें पता लगे कि एक सेंटेंस को अगर निकालना है या डालना है तो कहाँ निकाल सकते हैं, कहाँ डाल सकते हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, अलाउ मी 2 मिनट्स, मैं पीपीटी ओपन कर रहा हूँ, देन वी विल स्टार्ट द डिस्कशन। ठीक है। हम्म। I hope the screen is visible. Sorry for the delay. Is the screen Yes. visible, everybody? ठीक यस। है। अब करना क्या है आपको ये समझ लीजिए एक बार। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, ये एक छोटा सा पैराग्राफ आपके सामने दे रखा है और इस पैराग्राफ में यहाँ पे वन लिखा हुआ है। इस वन की जगह आपको ये सेंटेंस ऐड करना है। सो यू हैव टू, द क्वेश्चन इज आस्किंग कि क्या ये सेंटेंस यहाँ ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ऐड करना है तो ये दो आंसर्स हैं यस के, और नहीं करना है तो ये दो आंसर्स हैं नो के।
एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा आंसर आपको सेलेक्ट करना है। अब आप इसे रीड करिए, दोनों सेंटेंसेस को। सी ध्यान रखना, ये जो सेंटेंस है यहाँ पर, ये जो लिखा है इतना सा, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ उसको। ये सेंटेंस इस प्लेस पे आएगा, यानी इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में आएगा या नहीं आएगा, ये बताइए पहले। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर, आना चाहिए। ठीक है, ओके। ठीक है, यस यस, एवरीबॉडी सेज यस। अभी यस सर, तक आना चाहिए। आना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको लगता है आना चाहिए इन केस, तो देखिए यहाँ पे दो चॉइसेस दे रखी हैं, ए और बी। इन दोनों में से एक को सेलेक्ट कीजिए, क्यों लगता है आपको कि आना चाहिए? सर चॉइस है। ठीक है। स्टूडेंट्स काफी सारे हैं बट आंसर्स बहुत कम दे रहे हैं। हाँ गाइस सर, बोलिए। यही होगा। ए होगा, ओके। Because it fully explains an important term within the paragraph. Okay, I think everybody says A. Thank you so much. Happy to see the response. परी आपने बी आंसर दिया है? तो सर ठीक है। So yes, A is the right answer. क्या समझ आया आपको इस क्वेश्चन में? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। आई एम श्योर आपको सब समझ में आ रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ में दे आर इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक, and second, sorry, first sentence with they are introducing a topic, and the second sentence that we are adding is actually describing what is that term that they have used in the first sentence. तो अगर हम इसे नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, समझ नहीं आएगा कि केवियट्स क्या होती है। ये लिख देंगे तो पता लग जाएगा कि केवियट्स क्या होती है, दैट्स इट, करेक्ट है। तो यू अंडरस्टैंड कि हाँ इसका इंपॉर्टेंस यहाँ है या नहीं। अब इमेजिन करिए, क्या इस सेंटेंस से मैं पैराग्राफ शुरू कर सकता हूँ? मतलब क्या इस सेंटेंस को मैं स्टार्टिंग में लिख सकता हूँ? नो राइट, ऑब्वियसली मैं इसको स्टार्टिंग में नहीं लिख सकता, बिकॉज अगर मैंने इसको स्टार्टिंग में लिखा तो इसका मीनिंग जो है वो मिस हो जाएगा। तो इसीलिए पैराग्राफ के अंदर हर एक सेंटेंस का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। जिस जगह पे वो लिखा है उसका एक इम्पोर्टेंस है, इसीलिए उसे वहां लिखा गया है, अदरवाइज वो वहां नहीं होता। ओके, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। इसको इस तरह से समझा जाता है। चलिए बढ़िया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ओके। यही है सेंटेंस हमारा, और हमें यहाँ पे यूज करना है, एट दिस पोजीशन। आएगा या नहीं आएगा चेक करिए और बताइए। शुड दिस बी एडेड और नॉट?
No. Sir. Yes. Okay. Perfect. So you are able to understand कि कब इसे ऐड करना है कब नहीं करना है. Happy to see that. ठीक है, fair enough. Now I'm sharing another screen. So I think everybody has answered. Shall I change the screen? Yes, sir. ठीक है. एक लेवल हमने कर लिया, दैट इज द बेसिक लेवल. व्हाट, ये कैट का क्वेश्चन नहीं था, कैट का इससे कोई लेना देना नहीं था. व्हाट डिड वी लर्न? वी अंडरस्टूड कि पैराजंबल्स क्वेश्चंस का अंडरस्टैंडिंग क्या है. तो पैराजंबल्स यहाँ है, तो हमने यहाँ से शुरू किया, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग कर रहे हैं हम. और ये सब आज की क्लास में करेंगे, इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम 4-5 क्लास में से कवर करें. तो एवरीथिंग हैज टू बी डन एंड कंप्लीटेड बाय टुडे ओनली. Okay, so all today's class totally dedicated to parajumbles and we'll be able to sort this out. ठीक है guys, अभी ये समझ आ गया आपको कि क्यों पैराजंबल्स क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है और उन्हें कैसे सॉल्व करना है. शायद उसका एक पहला स्टेप समझ में आ गया होगा. तो कहने का मतलब ये है कि पहले सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से और दूसरे सेंटेंस का तीसरे सेंटेंस से क्या लिंक है, रिलेशनशिप है, आपको पता होना चाहिए. इसी को टेस्ट करने के लिए हम स्टेप 2 पे आते हैं. आई थिंक स्टेप 2 आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे. ये क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर. अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें करना क्या है आपको. अब देखिए पैराग्राफ के अंदर हर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वो उसमें हर एक सेंटेंस से पहले उसका नंबर लिखा है. तो इस पूरे पैराग्राफ में 5 सेंटेंसेस लिखे हैं. करेक्ट है. अब आपसे ये बोला गया है कि जो फोर्थ सेंटेंस है क्या उसकी पोजीशन सही है. अगर उसकी पोजीशन सही है तब तो आप ए आंसर सेलेक्ट करें, और अगर नहीं है तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप उसे पहले सेंटेंस के बाद लिख सकते हैं, दूसरे के बाद लिख सकते हैं, या फिफ्थ के बाद लिख सकते हैं. तो अब आप चेक करिए कि फोर्थ सेंटेंस आपके हिसाब से कहाँ आना चाहिए, क्या वो सही है या उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए. चेक इट एंड टेल मी. Okay, got an answer from Vashita. Okay, Vashita, thank you. ओके, प्लीज आंसर सेलेक्ट करते समय आप ना एवरीवन पे कर दीजिए. एवरीवन, दैट विल बी लेटर बेटर. Sir, after sentence 2. Okay, after sentence 2, B answer after sentence 1, D after fifth. Okay, C after 2. मतलब I am getting answers differently. Everybody is providing me different answers. So I have got A, B, C, D, all type of answers as of now. Okay, interesting. Thank you, Divya, Sarthak, Chehit, Tanshvi, Harshita, Keshav, and Vashishta. Yes. Yes. Send me the direct answers. अभी क्या हो रहा है, हर अलग अलग स्टूडेंट्स मुझे आंसर दे रहा था. चैट विथ, तो आप सीधे मुझे डायरेक्टली आंसर भेजिए, दैट रियली बेटर. तीन. ओके, फेयर इनफ.
आफ्टर टू, वेट, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। आई थिंक अब ठीक है। आई थिंक अब ठीक है सक्षम। यस ओके, सो आंसर्स जो मिल रहे हैं दैट इज वेराइटी A, B, C, D, all type of answers. चलिए let's discuss. पर majority C I have got as an answer. Okay, okay. After two C. Okay, but I have got D also, B also, and A also. So we'll discuss why and how. Can someone voluntarily speak up and tell me why C is the answer? Because in the fourth sentence they are talking about business focus, and business focus is it resonates more to own more than 90 garment factories. So I think this fourth sentence should come after the second sentence and then continuation with the third. Perfect explanation, Pari. Thank you so much. And that is the right answer. So the correct answer is C, and the reason that she highlighted is this business focus. So which business focus? This is the only business focus we are talking about. So ये पैराग्राफ जो है ये अल्फ्रेड नोबेल के बारे में है, जिसके नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो वो कौन थे? डायनामाइट का जिन्होंने इन्वेंशन किया था वो अल्फ्रेड नोबेल थे। और जब उनके भाई की डेथ हो गई तो क्या सिचुएशन हुई, कैसे कैसे क्या हुआ, वो इस पैराग्राफ में बताया गया है। आप क्या देख रहे हैं? जनरली पैराजम्बल्स में चारों पांचों, अगर 5 सेंटेंसेस हैं तो पांचों का ऑर्डर चेंज होगा। यहाँ हमें सिर्फ एक वर्ड का ऑर्डर करेक्ट करना है, एक सेंटेंस का ऑर्डर करेक्ट करना है, बट वी कैन सी द कंफ्यूजन। क्यों हो रहा है कंफ्यूजन? क्योंकि हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, वो ये है, वी रीड फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस, एंड वी फील yes, it sounds good to my ears, that's why it should be the right answer, but that's the wrong thing. आपको आंसर्स इस बेसिस पे नहीं देना है व्हाट साउंड्स करेक्ट टू यू। You have to answer basis on what logically is matching. So what Pari said, despite this business focus. So we could see a transition over here which says this business focus. We need to have a business focus in the previous sentence, then only it will justify, otherwise it won't be. That is why second and C is the right answer. Got the point? अभी imagine करते हैं इसको, अगर हम कहीं और प्लेस करें तो सेंटेंस ये रहेगा, डिस्पाइट दिस बिजनेस फोकस। सो अगर हम इसको थर्ड के बाद यहीं जहां पे है वहीं रहेगा, तो डिस्पाइट दिस बिजनेस फोकस प्रीवियस सेंटेंस में बिजनेस फोकस नहीं मिलेगा, राइट? ये हमारा स्टेप नंबर 2 था, जहां हमें समझ आया कि हमें किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है या पैराजम्बल्स को समझना है। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा हूँ हर एक सेंटेंस को, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे पहले वाला सेकंड सेंटेंस से कनेक्टेड है। सी, in this time his brother died and many newspapers mistakenly ran obituary of Alfred instead. नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है वन फ्रेंच न्यूज़पेपर रेफर्ड। देखो आप, यानी पहले वाले के अंदर ग्रुप में बात हुई है, इसलिए नेक्स्ट वाले में एक स्पेसिफिक न्यूज़पेपर को रेफर कर रहा है। करेक्ट, यानी कि ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद में कई सारे न्यूज़पेपर्स ने ऐसा कर दिया, उनमें से एक न्यूज़पेपर ने ऐसा किया। सो वी कुड सी दैट स्पेसिफाइंग वन। नेक्स्ट सेंटेंस है he was horrified at the way the newspaper had memorized him. तो क्या ये पहले वाले सेंटेंस से मैच कर रहा है? नहीं, ये फोर्थ वाले से कर रहा है, बिकॉज एल्फ्रेड यहाँ पे लिखा हुआ। So Alfred was a committed pacifist. He was horrified at the way the newspaper had memorized him. इसी का कॉन्टेक्स्ट वाले से मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है, he decided what he supposed to do. He decided that he needed to do something. Why he decided? Because the previous sentence refers that. तो ये करने का मतलब क्या है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से, तीसरे सेंटेंस से इतना टाइटली मैरिड रहता है कि उसको आप डाइवोर्स नहीं कर सकते हैं इजीली विदाउट अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? तो इसी तरह से व्हेन यू आर डीलिंग विद द पैराजम्बल क्वेश्चंस, you have to understand how one is connected to the two and two is connected to the three. Is everybody confident? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Yes. So, ready to look at more number of questions? Yes, sir. ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाऊंगा, बिल्कुल सेम तरीके का जैसा हमने अभी किया। यहाँ आपको सेंटेंस नंबर 7 चेक करना है, जो कि लास्ट सेंटेंस है। बताइए आपका आंसर।
एंड ग्रुप पे पोस्ट कीजिएगा सो दैट एवरीबडी कैन सी द आंसर. शेयर द आंसर. डी. ओके. 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 Okay, majority. In fact, everybody has given me D only answer. Can someone tell me why D is the right answer? Like, what's the logic behind it? तो पहले ऊपर से मतलब कि पूरा पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट किया था, उसका मीनिंग निकालना स्टार्ट किया था। फिर ठीक है. जब लास्ट में देखा तो मतलब जो सेवेंथ वाला था ना, उसमें बता रखा है कि है ना ये दिस प्लेस एन एस्ट्रोनॉमर्स पोरेट्स वाज पेड फॉर हिज फिलोसॉफिकल टीचिंग। तो सर ये है ना, अगर फिफ्थ वाले सेंटेंस को देखें तो इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम स्टोन कटिंग स्कोरेट्स बिगेन हिज लाइफ अ ग्रेट वर्क डिस्कसिंग फिलोसॉफी। तो सर ये फिलोसॉफी जो उसने डिस्कस करना स्टार्ट की थी, वो उनकी लाइफ वो उनकी लाइफ में एक प्रॉपर रोल प्ले कर रहा था, तो उससे अंदाजा लगाया कि डी आंसर। ठीक है. Okay. Fair enough. Thank you, Harshit. Anyone else would like to add on something? Sir, sixth sentence is also saying regardless of whether he was paid. So before that, it should be discussed about him getting paid or not getting paid. So I think that's why. Correct. Thank you, both of you. This is how we are able to understand. Ultimately, क्या कर रहे हैं? लिंक बना रहे हैं कि क्या पहले वाले से ये वाला सेंटेंस पहले वाले से और बाद वाले से किस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड पैराजंबल. बस दिस इज कॉल्ड पैराजंबल. यही पैराजंबल है. तो व्हाट यू सपोज टू डू इज, जब आप पैराजंबल क्वेश्चंस को देख रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं तो आपको यही चीज समझनी होगी. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था. इसका मतलब ये नहीं कि ये तरीका है पैराजंबल सॉल्व करने का. आप पैराजंबल्स पे चलते हैं क्योंकि मुझे पता है पैराजंबल्स में आप कहेंगे सर समझ आ जाता है लेकिन एक या दो सेंटेंसेस में प्रॉब्लम होती है. लेट्स से 2134 था, हमने 2143 मार्क कर दिया. आई एम श्योर ये प्रॉब्लम ज्यादा होती होंगी लेकिन अंडरस्टैंडिंग रिमेन्स द सेम. करना इसी तरीके से होगा. आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ अप्रोचिंग दीज क्वेश्चंस. राइट. अब चलते हैं और रियल क्वेश्चंस को पिक करते हैं.
ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीबडी? Yes, sir. ओके, बढ़िया। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ठीक है, इट्स फाइन, बट व्हाट वी आर डूइंग इज, अगेन, ये स्टेप नंबर 3 था, 1 से शुरू किया था, वी हैव कम टू 3 नाउ एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस सिचुएशन कि इसको करना कैसे है, ये चाहता क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है। देखिए पहले तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप लोग, अगर नहीं पढ़ा हो तो कभी, और सॉल्व भी कर लीजिए। आई एम श्योर आप इसका आंसर भी बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वशिष्ठ एंड तनस्वी, थैंक यू। आपने आंसर्स ही प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, थैंक यू दिव्या, तीनों का आंसर सेम है। ओके, great. So many students have provided me the answer. In fact, everybody is telling me third one, right? Not a single exception as of now. Everybody says C, third. Okay. ठीक है, रुक जाइए। यू मस्ट बी वंडरिंग, सर ये तो बहुत इजी है, इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से प्रॉब्लम आती है। आई एम श्योर दीज क्वेश्चंस मस्ट बी रोलिंग इन योर ब्रेन, बट रुकिए, मुझे समझाइए कि व्हाई कांट इट बी फोर्थ वन? व्हाट्स रॉन्ग विद द फोर्थ वन? सर पहले तो इसमें है ना, मतलब कि चारों सेंटेंस पढ़ के सबसे पहले देखा था कि स्टार्टिंग किस सेंटेंस से हो सकती है। वेरी फिर गुड, उस कैसे पता सेंटेंस लगा? मतलब कि मतलब कि ये जो ऊपर के दो सेंटेंसेस हैं, ये किसी पर्टिकुलर चीज के बाद बताए जा रहे हैं कि उस चीज से रिलेटेड है। कैसे ठीक है पता? सर, जैसे अगर अपन ये देखें, एंड इट होल्ड्स ब्रॉडली द ग्रेटर अमाउंट ऑफ मनी, तो सर कौन सी चीज होल्ड करेगी ग्रेटर अमाउंट ऑफ मनी? ठीक है। करेक्ट, उसके तो दैट अलावा हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड, राइट? दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू हाईलाइट। यस सर। एंड सर इट लिखा उसके है सर, अलावा प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, पर सब्जेक्ट क्या है वो पता नहीं है। करेक्ट। यस सर। फिर सर ये लास्ट के दो सेंटेंसेस बचे थे, तो अब इनमें से फिर अगर स्टार्टिंग डी से होनी चाहिए थी या तो सी से होनी चाहिए थी, तो फिर ऑप्शन से एलिमिनेट करके देखा, डी बेस्ट लग रहा है स्टार्टिंग के लिए। आप देखेंगे कि इसमें बताया जा रहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रुथ ऑफ फाइनेंशियल वर्ल्ड है, तो इसमें फर्स्ट ओवर मतलब कि बताया जा रहा है स्टार्टिंग से कि इंस्टीट्यूशनल वर्ल्ड कैसे मनी को होल्ड करता है, इम्प्लाइज इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद ठीक है। अगर फिर अपन बी पे गए, वही जहाँ पे मनी से रिलेटेड था, ऐसे करके ऑप्शंस एलिमिनेट किए थे इसमें तो। नहीं, बट मैं पूछना चाह रहा हूँ फोर्थ में क्या प्रॉब्लम थी? फोर्थ कह रहा है DCAB, मतलब द इंस्टीट्यूशन ट्रूथ ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल वर्ल्ड होल्ड्स दैट एसोसिएशन विद मनी इंप्लाइज इंटेलिजेंस, दिस इज द इंस्टीट्यूशनल ट्रूथ ऑफ वॉल स्ट्रीट। इसमें क्या प्रॉब्लम था? सर डी के अंदर ना मनी और इंटेलिजेंस का ऐसे वो दे रखा है, कंपैरिजन और कॉम्बिनेशन व्हाटएवर, तो वो चीज सिर्फ बी के अंदर कंटिन्यू हो पा रही है, वो सी में कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। वो एसोसिएशन विथ मनी एम्प्लाइज इंटेलिजेंस वो कंटिन्यू बी के अंदर हो पा रही है। करेक्ट, थैंक यू दिव्या। सो सेंटेंस कह रहा है कि भाई दिस होल्ड्स दैट एसोसिएशन विथ मनी implies intelligence, and that is why B says and it holds broadly that the greater the amount of money, greater the intelligence. So we are saying in the D, same as money implies intelligence, and B also holds the same thing. वैसे मैं आपको बता दूं, C can also make a sense because it says this is an institutional truth of Wall Street. मुझे नहीं पता अब वो इंस्टीट्यूशनल ट्रूथ ऑफ वॉल स्ट्रीट क्या हो सकता है। करेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फोर्थ जो है वो एंड हो रहा है बी पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। वी नीडेड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट एंड विच इज मेंशन्ड इन द ए आंसर चॉइस।
सॉरी ए सेंटेंस, इसीलिए आंसर थर्ड होगा ना कि फोर्थ, क्योंकि फोर्थ वाला सेंटेंस बी पे क्लोज हो रहा है, एंडिंग बन रहा है। तो इससे मुझे समझ आया कि आपको ये तो पता लग गया है कि भाई पैराजम्बल्स के अंदर हमें स्टार्ट किससे करना है, इसको समझना होता है। करेक्ट है गाइस? सही। Yeah. इसके बेसिस पे यू एलिमिनेट एंड देन यू सेलेक्ट कि कौन सा चॉइस हो सकता है, कौन सा चॉइस नहीं हो सकता है। ठीक है, फेयर इनफ। एंड दैट्स हाउ यू कैन मैच एंड कैन गेट द राइट आंसर्स। अब मुझे बताओ प्रॉब्लम्स क्या है फिर, प्रॉब्लम एरियाज कहाँ कहाँ आते हैं, सो दैट आई कैन डायरेक्टली एड्रेस दैट। सर यस। जैसे ना हाँ, अम, पहले वशिष्ठ आप बताइए, फिर अपन पूछेंगे। हाँ, तो जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें फर्स्ट पता चल गया कि डी होगा, बट फिर ए और बी एंड दैट परस्यूट ऑफ मनी और फिर एंड इट होल्ड्स ब्रॉडली द ग्रेटर द अमाउंट, तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया। वो तो इसमें ऑप्शंस दे रखे थे तो डी बी ए सी कर दिया, बट इनिशियली मेरे माइंड में डी ए बी सी आया था, ओके तो उसमें कंफ्यूजन हो गया ए बी में कि कौन सा फर्स्ट आएगा कौन सा सेकंड आएगा। बाकी फर्स्ट और लास्ट वाला पता था बट बीच में दोनों में कंफ्यूजन हो गया। ओके, ठीक है, मेक सेंस। और ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, आगे भी हो सकता है चॉइसेस के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चंस हो सकता है कि आपस में क्वेश्चंस, सॉरी सेंटेंसेस एक जैसे लगते हैं, तो नहीं पता कौन सा कब आएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स उठाते हैं फिर देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, सिक्स को करते हैं। ठीक है, सिक्स ट्राई करिए। अच्छा, आपको सिर्फ इतना सा करना है, मुझे आंसर मत देना, सिर्फ पहला सेंटेंस कौन सा होगा वो बताना, पहले उसी पे डिस्कशन करेंगे अब। पहला सेंटेंस कौन सा होगा? ए बी सी डी, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। वेरी गुड, क्वेश्चन अच्छा पिक किया है हमने। सी, अरे वाह, बड़ी जल्दी आंसर दे दिया। गलती भी हो सकती है लेकिन। अच्छा रुक जाइए, कैन समवन टेल मी क्विकली कि भाई कैसे पता लगा सी आंसर होगा, मतलब सी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ये कैसे पता लगा? दोज हु गॉट द आंसर क्विकली अनम्यूट योर माइक एंड स्पीक अप। बताइए कैसे आपको पता लगा कि सी से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा? Because there are two C's in option number 3 and 5. So we can say that the sentences are starting from C. Not logical, but yes, it will help. यार ऐसे थोड़ी होता है उधर। तो बेसिकली वो इंट्रोड्यूस कर रहा है किसी चीज को नहीं इसलिए। नहीं, बट आई लाइक द सेंटेंस दैट ही सेड कि सर ये लॉजिकल नहीं है, बट ऐसा हो सकता है, मतलब इसके हायर चांसेस हैं। उसने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया, सो हर्षित डोंट वरी। बट अच्छी बात है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट। बट लॉजिकली बताओ बेटा, वो तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया जो आप बना रहे हो, मुझे लॉजिकली जानना है। एनीबडी? तब वो इंट्रोड्यूस कर रहा है सेंटेंस को बेसिकली फैशन के बारे में। ए भी क्यों नहीं कर सकता मान्या? Sir, A and B, they are talking about something which should have been talked before. Like the first sentence, it says they, we can. So it is something related to something which should have been told. And this करेक्ट, evolution in the second sentence, it says that about some sort of evolution. So there करेक्ट, is nothing mentioned about that in those two sentences. perfect, perfect, Paki, thank you so much. So first thing that we are learning is whenever sentence starts with a pronoun, most likely it is not the sentence to be initiated with. Is it clear? That's what happening with A and B. तब तो ये आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ए और बी एलिमिनेट हो गए तो फर्स्ट और सेकंड तो ऑटोमेटिकली आउट हो गया। ये तो काफी इजी हो गया। फोर्थ वैसे ही आउट हो गया क्योंकि डी होना नहीं है। थर्ड और फिफ्थ में से एक आंसर होगा। दैट्स गुड, काफी इजी हो गया। खैर, बट ये समझ आ गया कि वाई ए एंड बी आर नॉट द आंसर्स। नाउ लेफ्ट विद सी और डी। सो व्हाट्स रॉन्ग विद द डी? Why can't D be the sentence which the paragraph initiates? Anybody? सर डी की स्टार्टिंग में ऐसे ही हो रही है, एंटर द मास प्रोडक्शन स्टाइल एम्पोरिया, एंड वेस्टर्न वुमेन। सर किसकी मास प्रोडक्शन में? ओके, तो इस वजह से आप इसे एलिमिनेट कर रहे हैं। Sir, I too did it because I used elimination as C was more appropriate for a starting point.
we could continue with the D later on, but C was still a better choice for the starting of the whole thing. Sir, also Fair because C is a generalistic thing that D can also be thought of like an example or a situation that they are describing according to C, That's the point. trying to explain C moreover. That's the point. So this says, enter the mass production style emporia, and Western women have seemingly delicious and liberating options of getting this summer's must-have tiny floral retro 80s print sundress, which will took apparently frumpy by next summer for this much dollar. If I read the whole sentence, to me it doesn't make any sense, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ये क्या कह रहा है, बट मुझे समझ आ गया कि when I'm reading the whole sentence it is providing sort of an example or an evidence. तो ये claim नहीं हो सकता, तो sentence it cannot start with D answer choice. ओके अब कुछ कहेंगे सर गट फीलिंग है, कुछ कहेंगे सर नहीं लगा ऐसा कि ये लिंक होना चाहिए इसलिए हमने एलिमिनेट कर दिया, बट एक्चुअल रीजन क्या है वो मैंने आपको समझा दिया. अब आते हैं थर्ड वाले पे, विच इज करेक्ट आंसर. फैशन हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड, करेक्ट है. अब आइए नेक्स्ट, आपको क्या लगता है सी बी है, सी डी है, फिर बी ए आ रहा है, फिर डी ए आ रहा है. सो आंसर थर्ड होगा या फिफ्थ होगा? जस्ट टाइप द आंसर एज अ लेटर, नॉट द लेटर, सॉरी, द नंबर, थर्ड और फिफ्थ. क्योंकि नाउ इट विल बी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द आंसर. अच्छा, थर्ड आंसर दे रहे हैं आप लोग. ओके, ठीक है. कैन समवन टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद द फिफ्थ वन? Why fifth can't be the answer? Sir, option number 3, the sequence is C, B, D, A, and in C option, we are talking about a transformation. And then in B, we talk about the evolution. So it is connected. And then we give the explanation, which is in D, and that then comes A. Precisely, Paki. Thank you. The right answer relates to that words and the exact ideas that they have mentioned in the paragraph. So if I read the B answer, it starts with like this evaluation. And where is this evaluation? It is mentioned in the C that it has been transformed. So this is how you can see that they are connecting. That's why the answer has to be third one. Again, you will find that this is easy to identify. But the point here is that are we able to link one sentence to another or not? ये पूरी कहानी है. अब आप कहेंगे टाइम बहुत लग रहा है, प्रैक्टिस कैसे करें? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप इसकी उतना ही आसान रहेगा. यू कैन एक्चुअली डू दिस क्वेश्चंस विदाउट टचिंग पेन पेंसिल एनीथिंग, बट प्रैक्टिस के बाद इनिशियली क्या करना है, पेन का यूज करना है, पेंसिल का यूज करना है. पेन पेंसिल का यूज करिए, इट विल बी रियली बेनिफिट फॉर यू. अगर आप वर्बल पैसेजेस को बिना पेन पेंसिल के सॉल्व कर रहे हैं, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा. भले ही कंप्यूटर स्क्रीन पे आने वाला है टेस्ट, लेकिन आपके रफ पेपर पे आपका पेन पेंसिल चलना चाहिए. क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए, इसे क्रॉस कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ये होना चाहिए. उससे यू गेट अ क्लैरिटी कि कौन सा आंसर हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता. सो ये करेक्ट है और ये सही है. दिस इज छोटा छोटा 11th. लेट्स ट्राई 11th. सो यहाँ पे डी 2 बार है और ए भी 2 बार है, बी 1 बार है. तो क्या बी आंसर, सॉरी, बी सेंटेंस होगा जिससे ये पैराग्राफ स्टार्ट होगा? पहले सिर्फ पैराग्राफ बताइए किससे स्टार्ट होगा बस. अच्छा, आपकी थ्योरी कहती है कि बी कभी नहीं हो सकता, या तो ए होगा या डी होगा. समझ गया मैं. ओके, डी से स्टार्ट होगा. अच्छा, वशिष्ठ. ओके, एम आई प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली बेटा? वशिष्ठा, राइट? No, sir, it's Vashita. वशिता, आई एम सो सॉरी. वशिता, ओके फाइन. ठीक है. सो वशिता, केशव, हर्षित एंड दिव्या, एवरीबॉडी सेज डी. ठीक है, बिल्कुल ठीक है.
B says they, C says they. नहीं हो सकते because they both are talking about they. E has a but, there are growing, so we need some transition over here. So obviously we cannot start a paragraph with but. Now we are left with these two sentences only. Is the international scholarly pecking order about to be overturned? And the D sentence. Fair enough. Give me the answer, please. हाँ उसके कौन से रिसीव तो मैं आपको सब बना दिया ना, उसके तो बैलेंस बाकी था वो काम का। The billing name हाँ universities. पूरी आ जाएगी। This okay. A fine. If A is the answer, Sarthak and Harsh, then beta, this sentence starts, paragraph starts with B. But we decided paragraph is starting with D. तो आंसर नंबर में देना है आपको, न्यूमेरिक्स में. ओके वशिता, ठीक है वशिता. थर्ड. ओके हर्षित एंड हर्षिता. Okay, as of now I'm just getting third one as an answer. Okay. There are so many students, but very less answers we are getting. Provide me the answers, and those who are not able to understand, speak up, guys. I'll help you. ठीक है पाकी, I'll help you. Don't worry. Thank you for sharing. ठीक है सार्थक, noted. ये हुई ना कोई बात. When you are sharing different answers, then we get to know कि भाई क्यों ये आंसर आया, क्यों नहीं आएगा. Good. Share your understanding. ठीक है, now it's time to discuss. So let's begin. सबसे पहला काम ये करना है, we have to start selecting the sentence to start the paragraph. जैसा हमने डिस्कस किया, B नहीं हो सकता, C नहीं हो सकता, E नहीं हो सकता. तो B, C और E नहीं हो सकते. What to be eliminated? B, C, C कहाँ पर है? C नहीं है, ठीक है. एंड E, E भी कहीं पर है, नहीं है, ठीक है. तो फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता. वी आर लेफ्ट विथ 2, 3, 4 and 5. I'll read the A. It says it is international scholarly packing order about to be overturned. So this is a question that they are asking. After that I need an answer. So क्या कहीं आंसर दे रखा है? I'm reading that question again to just make sure. Is the international scholarly packing order about to be overturned? Yes, no, I don't think so. There are less likely chances, there are high chances, something like that I needed. But I did not find it anywhere. Right? I did not find it anywhere. So I am not very certain to start with A. Hence, I'm left with second and third as an answer. That sentence किससे, paragraph से शुरू होगा, D से शुरू होना चाहिए. समझ आ गई बात? This is the way of understanding. I hope it is clear, सार्थक, कि A से क्यों नहीं स्टार्ट होगा. फिर बता देता हूं, अगर A से स्टार्ट हो रहा है तो देखते हैं, फोर्थ में लिखा है D, फिफ्थ में लिखा है E. D और E को पढ़ लीजिए और देखिए क्या वो आंसर दे रहे हैं A ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका. You will realize कि नहीं. Hence the answer goes away from fourth and fifth. बच्चे अपन सेकंड और थर्ड में.
ठीक है, बाकी समझ में आ रहा है ना यहाँ तक बेटा? राइट, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड एंड थर्ड। सेकंड थर्ड में क्या है? डी के बाद में आ रहा है ए या बी? लेट्स सी, ए और बी। लेट्स सी। डी पढ़ा हमने, फॉर डेकेड्स रिसर्च यूनिवर्सिटीज इन द यूएस have been universally acknowledged as the world's leaders in the science and engineering. So these are noted as a world's leader in science and engineering. After D, what is coming? Either A or B. So I'll put A then. Is the international scholarly pecking order about to be overturned? Does this make sense? No, sir. Right, it doesn't make sense. Good. So hence I'm left with third one as an answer. So sometimes you may even not require to read it completely, you can still get the answer. I hope आपको समझ में आ गया होगा why third is the right answer. Any confusion, anybody? No, sir. If so, you can ask me. No? ठीक है. Range A to A between 1 to 7. Right. Let's try 13th. हाँ, हो गया भाई? Hmm. Okay. Second. I'm sure ये confusing होगा. दिख भी रहा है. You're taking time. Only 3 answers as I've got. देख से इसमें कहीं Just 3 answers, guys. Where are we standing? Are we able to understand? Not understand? Okay, Paki. Fine, Harshita. So I can see the confusion. Hmm.
Okay. Fourth, that means A, E, B, D, C. Okay, Paki. Okay, Parinita. First answer, okay. So I've got three choices as of now, 1, 2, and 4. 1, 2, and 4. I think we shall start the discussion now. Have given the enough time. Let's begin. What we have to supposed to do is what we supposed to do is like A to E we have to arrange between 1 to 7. Okay. 1 it has been given already, which says that the expansion of knowledge is not a zero sum game. And the last sentence has already been freezed. So let's see what the next sentence should be, or the sentence should start with which paragraph, rather I should say, sorry. Some people give me A, 1, then 2, then okay, 3 is also there, and 4, but not the 5. Okay, Divya, you corrected yourself. Paki has also changed. Okay. I have to see whether this paragraph starts with C or A. A says, indeed, the economic benefits of a global academic culture are significant. Okay, the expansion of knowledge is not a zero sum game. Indeed, the economic benefits of a global academic culture are significant. Okay, C says, more PhD production and burgeoning research in China, for instance, doesn't take away from America's stone of learning. Okay. Okay. हाँ भाई, प्लीज टेल मी, हाउ डिड यू आइडेंटिफाई कि ए होगा स्टार्टिंग या फिर सी होगा? ए और सी दो ऑप्शन ही हमारे पास. प्लीज voluntarily answer me so that we can start the discussion. I Yes, felt Paki. Sir, I chose A because in C there is this word which says for instance, which means there should be something before this sentence. Okay, fine. For me, I felt like when it says that expansion of knowledge is not a zero sum game, it means that it's not a competition. And when it takes C after that, it just says the exact same thing. So I feel like C is the example of the situation they're trying to again describe in the first line. Okay, ठीक है. हाँ, बाकी मुझे दोबारा बताओगे आपने क्या बताया था? Sir, in C option, it says for instance. According to me, the first sentence which is freeze, it is something which should not be like linked to that thing. So I chose A over C. Okay, I like your understanding. आपकी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है, दैट बिकॉज फॉर इंस्टेंस इज रिटन, दैट मीन्स कोई क्लेम होना चाहिए उसके बाद उसका एग्जाम्पल आए, राइट? और वहीं यहाँ पर यही हुआ है. इन्होंने स्मार्टली इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हुए फॉर इंस्टेंस को बीच में लिखा है. आइडली ये स्टार्ट में आना चाहिए. तो अगर हम इस सेंटेंस को लिख रहे होते तो हम ऐसे लिख रहे होते, फॉर इंस्टेंस more PhD productions and ongoing research in China doesn't take away from America's stone of learning. और यही चीज लिखी है पहले सेंटेंस में, that the expansion of knowledge is not a zero sum game. Expansion of knowledge is not a zero sum game. और उसी को डिफाइन करने के लिए एग्जांपल दिया है, more PhD production या ये research in China doesn't take away from America's store of learning. जो उनके पास लर्निंग है वो वैसी रहेगी, चाहे कितनी पीएचडी चाइना में हो जाए और कितने रिसर्च चाइना में एक्स्ट्रा कर दिए जाए. इसीलिए ऊपर लिखा है दैट एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज इज नॉट अ जीरो सम गेम. जीरो सम का मतलब हुआ बाइनरी, मतलब कुछ कम या कुछ ज्यादा नहीं होगा इस गेम के अंदर. बात समझ आ रही है बच्चे? बाकी
Yes, sir. सो आंसर इसीलिए 2, 3 और 4 नहीं हो सकते. ठीक है, 2, 3, 4 आंसर्स इसीलिए नहीं हो सकते. एलिमिनेट देम आल्सो. क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट किससे कर रहे हैं? ए से, विच इज नॉट राइट. हेंस द आंसर इज फर्स्ट वन. Clear, not clear? So those who gave me first answer is correct answer. So you see, by just identifying one word, we can easily identify the right answer. तो अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा गाइस तो चॉइसेस आसान होंगी. अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा तो चॉइसेस आसान होंगी, एंड वाइस वर्सा. क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगेगा, पैराग्राफ्स इजी लगेंगे, सेंटेंसेस, तो चॉइसेस थोड़ी सी घुमाएंगी आपको. आई होप इट इज क्लियर. Yes, sir. गुड. So those who gave me 2, 3 or 4 answers, I hope everybody has understood why first one is the right answer and what is the right way of approaching these questions, right? Let's move to the next question. Let's try 21. This must be easy. Okay, one answer I've got. Read carefully so that you can understand what the sentences are talking about. Then it will be easily, then you will be able to easily link that. Two choices. Okay, 3. It looks like it's confusing, right? It's like it is pretty confusing. Hmm. Okay, Dhruv, noted. Thank you, Divya, Keshav, Manya, and Vashita. Sorry, Vashita. Shall we discuss, guys? Or I shall wait for
B, C, D. That means first one. Okay. Tanushree. Okay, let's begin. People are language users. They read, write, speak, and listen. They do all of these things in natural languages such as English, Russian, and Arabic. Confuse between D and B for starting. अच्छा ठीक है, let's see. अभी डिस्कस कर लेते हैं. चॉइसेस में क्या क्या दे रखा है? 3 चॉइसेस हैं. B है, A है और D है. Let's see which one matches the best. So we could see that people are language users. They do all these things and they do all the things in natural language such as all these. Now I'll read the A. The most popular line of thought is to cast this relationship. कौन सी relationship? This relationship. Did we find this relationship? क्या कोई relationship की बात हो रही है पहले वाले sentence में? We can't see that, right? So this cannot be the answer. इससे start नहीं हो सकता A से. Hence, second and fourth both are wrong. समझ आ रहा है? Second and fourth both are wrong. Yes, someone said something? कोई बात नहीं. This is wrong and this is wrong. Okay, that is sorted. Now let's move on. B. Many philosophers and linguistics have been interested in knowing what accounts for this facility. Which facility? They are describing further. This facility that language users have with their language. So users, language with language, interest in accounts, we can see this which was mentioned earlier. So I am keeping it as a part. Now I'll see what option I have. D. I'll read D. A language may be thought of as an abstract system characterized either as a set of grammatical rules or as an axiomatic theoretical structure. But previous sentence में who were the main doers? Doers were people, not the language. And it is just talking about one language, although in the over here we are talking about different languages which are natural languages. Examples have been provided as 3. So D also goes away. I'm left with B. So answer either first होगा और fifth होगा. यहाँ तक clear हो गया होगा, I'm sure. Confusion भी clear हो गया होगा. Correct. Now I'll see कि B के बाद क्या आ रहा है, D आ रहा है, B के बाद A आ रहा है. So I'll jump to A and B also after reading the B. B says, many philosophers and linguists have been interested in knowing what accounts for this facility that language users have with their language. After that, I'm reading D and then A. A language may be thought of as an abstract system, and A says the most popular line of thought is to cast this relationship in terms of knowledge. Tell me, can we find this relationship? क्या हमें relationship मिल रही है कोई? Philosophers and linguistics की जो relationship है किसके साथ? Language के साथ. Right? That is the relationship. Hence B के बाद A आ सकता है. B के बाद D आने का मतलब क्या है? Let's see. A language may be thought of as an abstract system characterized either as a set of grammatical rules. So it is describing D वाला कि language क्या है, जबकि B में हम बात नहीं कर रहे हैं language को describe करने की या link करने की भी. हम बात कर रहे हैं language के users की, language की बात नहीं कर रहे. Hence this can't stand. Answer has to be first one. Correct answer? Understood everybody? Excuse me, sir. Yes, please. Sir, I chose D fifth because I thought that A should come after C, as C is talking about what relationship. And then in A, we answer that question with this relationship. So, Okay. is that not connected? I'll answer this थोड़ी सी देर में. But whatever I understood, except Paki, everybody understood or not? Paki मैं भी आपको समझाता हूँ बेटा, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो. नो सर, सेम डाउट कि वो सी के बाद में अच्छा, ही ए आना चाहिए ठीक था, है, ऐसे ही वाला. ठीक है. बाकी लोगों को तो समझ में आ गया होगा ना? नहीं आया? अच्छा.
ठीक है, सो मैंने क्या किया, मैंने आपसे रीड किया बी को, बी को रीड करके मैं गया ए पे, एंड आई वाज ट्राइंग टू जस्टिफाई कि देखो रिलेशनशिप मिल रही है, किसकी रिलेशनशिप है, लैंग्वेज की और यूजर्स की, करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम है, आई जस्ट ट्राई टू क्रिएट इट, मैंने जानबूझ के एक रॉन्ग आंसर क्रिएट किया जस्ट टू अंडरस्टैंड वेदर यू गाइज आर लिसनिंग प्रॉपरली और नॉट। आप जो आपके सामने आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते चल रहे हो, नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, या समझ भी रहे हो, तो ये रिलेशनशिप नहीं हो रही है। ओके, क्यों नहीं हो रही है, ध्यान से समझना। द मोस्ट पॉपुलर लाइन ऑफ थॉट इज टू कास्ट दिस रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, तो ये रिलेशनशिप नॉलेज की हो ही नहीं रही है यहाँ पर, करेक्ट है। नाउ आई एम रीडिंग डी आफ्टर बी, एलिमिनेट करता हूँ मैं इसे, बी के बाद में डी पढ़ते हैं। Many philosophers and linguists have been interested in knowing what accounts of for this facility that language users have with their language. अब यहाँ this facility को भी डिफाइन किया गया है itself। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सेंटेंस से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, दिस फैसिलिटी दैट लैंग्वेज यूजर्स हैव विद देयर लैंग्वेज। नेक्स्ट, a language may be thought of as an abstract system characterized either as a set of grammatical rules and as axiomatic theoretical structure, making the link to the next sentence. So the question may be posed: what relationship do speaker of a language have to abstract system that constitutes the language they speak? ये question तभी arise होगा when you put the D into the picture. I hope it is clear now. So you are correct, Divya and Paki. आई होप आप दोनों को एंड प्रियांशी समझ आ गया है कि क्यों ये आंसर कैसे होगा। एंड Yes, तनस्वी, sir. तनस्वी आपको समझ आ गया बेटा व्हाई ए इज नॉट द आंसर, राइट? ओके, परफेक्ट। एनीबॉडी हु इज लेफ्ट विथ दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली? नहीं, ठीक है। तो क्या समझ आया इसमें हमें? जो कीवर्ड्स दे रखे हैं, जो प्रोनाउंस दे रखे हैं, दीज आर टू हेल्प अस, जिसे हमें लिंक करके समझना है कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है और कैसे समझाना चाह रहा है, ठीक है। अब रैंडम चलते हैं फटाफट से, एंड लेट्स डू कपल ऑफ क्वेश्चंस। हाँ जी, 23rd को देखिए, चॉइसेस आप नहीं देख पा रहे, 23rd देखिए। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मुझे सीधे सीधे आंसर दीजिएगा उनका, ठीक है। लास्ट सेंटेंस रह गया, एक सेकेंड। 23 को देखना है, क्या सेंटेंस ए से स्टार्ट हो सकता है, हाँ या ना? क्या सेंटेंस ए से स्टार्ट हो सकता है, पैराग्राफ ए से स्टार्ट? हो तो सकता है। ठीक है, बी से? बी से स्टार्ट हो सकता है क्या? हो सकता है, ठीक है। Yes, सी sir. से? सी यस। से? सी? No, नहीं। sir. नहीं, वेरी गुड। डी? No, sir. नो। नहीं। ई? नहीं। वेरी गुड। तो सेंटेंस ए और बी से स्टार्ट हो रहा है खाली। अब आइए चॉइसेस को देखते हैं, ए और बी, ए और बी। आंसर्स क्या बचे? 2 Two. एंड 4, 2 एंड 4, करेक्ट। तो ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए के बाद बी आएगा क्या, और बी से हो रहा है तो क्या बी के बाद डी आएगा, चेक करो। ए के बाद बी, बी के बाद डी, बन रहा है, ये बन रहा है। आंसर बताओ, ए बी और बी डी। तो बी के बाद डी तो आ सकता है। ठीक है, क्या ए के बाद बी आ सकता है? Yes, sir. आ सकता आ है। सकता है। Many believe to say that an agent has free will is to say that the agent has the capacity to choose his or her course of action. The question of the nature of free will is the most continuous question of metaphysics. नहीं,
Sir, although B and D seems more appropriate. ठीक फिर है, एक के बाद भी नहीं आ सकता। अगर मैं पढ़ रहा हूँ, एक वो कह रहा है minimally to say that an agent has free will, an agent has free will is to say that the agent has the capacity to choose his or her course of action. यहाँ ये बता रहा है फ्री विल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन द क्वेश्चन ऑफ द नेचर ऑफ फ्री विल इज द मोस्ट कंटेजियस क्वेश्चंस ऑफ मेटाफिजिक्स। अच्छा, तो क्वेश्चन नीचे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, फाइन। तो बी और डी ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, बट ए और बी भी सेंसिबल बना रहा है, ठीक है, मेक सेंस। ए बी सी तीनों को देख लीजिए अब। According to this, the nature of free will is this. Let us then understand free will as the capacity unique to persons that allows them to control their actions. Then, but animals seems to satisfy this criteria, and then we typically think that the only person and not animals have free wills. If this is correct, then figuring out what free will is will be no small task indeed. Oh, okay, fine. What do you think? Second or fourth? Sir, fourth. ठीक है। So if I go with the fourth one, guys, आई एम नॉट गेटिंग द कंप्लीट मीनिंग। मतलब इसका आंसर करेक्ट नहीं हो रहा है, समझना देखो कैसे। आई एम गोइंग विद ए बी सी एंड देन ई एंड डी, ठीक है। सो ए, minimally to say that an agent has free will, agent has free will is to say that the agent has the capacity to choose his or her course of action. अब यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? दैट व्हाट इज एन एजेंट, हु इज एन एजेंट, फ्री विल, कोई इंट्रोडक्शन नहीं मिल रहा मुझे सेंटेंस का। डायरेक्टली मुझे क्लेम दिया जा रहा है अबाउट अ फ्री विल बाय द एजेंट। ये मुझे एक आंसर मिल रहा है, सॉरी स्टेटमेंट मिल रहा है। लेकिन अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है किसी भी सेंटेंस से, तो गाइस वो सेंटेंस का टॉपिक सेंटेंस कहलाता है उस पैराग्राफ का। टॉपिक सेंटेंस का मतलब होता है कि वॉट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गेटिंग अ क्लैरिटी कि इस पैराग्राफ में हम क्या बात करने वाले हैं। व्हेन आई रीड द ए आंसर चॉइस, आई डू नॉट गेट दैट आंसर। जब मैं ए स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ, मुझे वो टॉपिक सेंटेंस वाला फील नहीं आ रहा। फील क्या मतलब, टॉपिक सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ, आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट। वेयर अगर मैं बी को फॉलो करता हूँ, सेकंड को फॉलो करूंगा, पूरा पढ़ते हैं, समझना। अकॉर्डिंग टू डेविड ह्यूम, द क्वेश्चन ऑफ द नेचर ऑफ फ्री विल इज द मोस्ट कंटिन्यूअस क्वेश्चंस ऑफ मेटाफिजिक्स। तो आई हैव गॉट टू नो दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, द क्वेश्चन ऑफ द नेचर ऑफ फ्री विल। तो फ्री विल का क्वेश्चन, नेचर क्या है, फ्री विल का नेचर क्या है, ये हमें समझ आ गया इसको पढ़ के। बी के बाद पढ़ रहा हूं मैं डी। इफ दिस इज करेक्ट, यानी जो द मोस्ट कंटेंजियस क्वेश्चंस इज मेटाफिजिक्स अगर है, इफ दिस इज करेक्ट, देन फिगरिंग आउट व्हाट फ्री विल इज विल बी नो स्मॉल टास्क इंडीड। तो अगर ये सच है, तो फिर फ्री विल क्या है ये समझना आसान काम नहीं है। देन मिनिमली टू से दैट, यानी कि अब छोटे तरीके से जो समझा सकते हैं, क्योंकि ये आसान काम नहीं है इसको समझाना, लेकिन अगर छोटे तरीके से समझना है तो ये तरीका है समझने का। क्या? that to say that an agent has free will is to say that the agent has the capacity to choose his or her course of action. तो मिनिमली हम ये कह सकते हैं कि कोई एजेंट अगर है, उसको फ्री विल है, इसका मतलब ये है कि वो खुद चूज कर सकता है उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, करेक्ट। उसके बाद आई एम रीडिंग ई विच सेज बट एनिमल्स सीम टू सेटिस्फाई दिस क्रिएशन, दिस क्राइटेरिया, एंड वी टिपिकली थिंक दैट ओनली पर्सन्स एंड नॉट एनिमल्स हैव फ्री विल्स। क्योंकि ये क्राइटेरिया के हिसाब से तो this cannot work with animals, this can only work with humans. Last, let us then understand free will as the capacity unique to persons that allows them to control their actions. आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा मीनिंग चेंज हो गया अगर हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं तो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो?
I'm sure the way we have read, you might have understood that second is the right answer instead of fourth one. Second is the correct answer. अब मैं समझता हूँ कि fourth को कैसे eliminate करें when we are reading it. Fourth start हो रहा है minimally. To say that an agent has free will is to say that the agent has the capacity to choose his or her course of action. This is providing a short specific answer. ये जनरल आंसर नहीं है, जनरल स्टेटमेंट नहीं है. क्या मैं समझा पाया why fourth is not the answer and second is the answer? Excuse me, sir. Yes, please. Sir, I was not sure about where to begin with A or B. So I chose to start from the end, and I thought that having C at the end of the whole thing would not actually make sense. And D would still make sense after before 7. So how is putting C at the end correct? ठीक है. So if you go with, I mean, if you start from the descending order and if you go into the last, I'm definitely sure that you will be finding D is much better than C. Okay, but there is a problem in this paragraph. If I go with fourth as an answer, then this paragraph does not satiate the entire need of free will. I repeat, this paragraph does not, does not satisfy the need and the will of free will. It does not, because C, D, if it ends, it says, if this is correct, then figuring out what free will is will be no small task indeed. So that means we are not able to identify it properly. It's not a small task. But if I ended up at C, it says, let us understand free will as the capacity unique to persons that allows them to control their actions. So I am getting my conclusion in the C, not in the D. D is providing a caution that, okay, it's not a small task we'll have to work on. You get my point? That is how you can identify Paki. However, this is not the right way of doing these questions in the exam, because the time हमारे पास नहीं होगा. That we'll have to, we'll be able to do all these things. But यहाँ पे चूंकि आप लास्ट में जा रहे हैं C और D में, तो I am sure आपको समझ आ गया होगा कि why C is the answer, why not D is the answer. Is it clear, Paki? Sir, Yes, sir. ठीक है. sir, अब चलते हैं. हाँ बेटा बोलो. और पर थीटा में कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, मतलब उधर तो ऑप्शंस नहीं आएंगे, मैं समझा नहीं बेटा. मतलब एग्जाम में आई डोंट, मतलब ऑप्शंस नहीं आएंगे ना एग्जाम में, तो तब कंफ्यूजिंग नहीं होगा. ओके, यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब मैं ए आंसर चॉइस को पढ़ रहा हूँ, देयर आई एम गेटिंग द रीजन ओवर हियर. Minimally, to say that an agent has free will is to say that the agent has the capacity to choose his or her course of action. According to this person, the question of the nature of free will is. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? B के बाद A आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे A के बाद B आ रहा है, तो मीनिंग चेंज हो रहा है. दो रीजंस की वजह से आप A को एलिमिनेट कर सकते हो. रीजन नंबर 1, when I am reading the A answer choice, I am not getting the proper meaning. 1. Second, when I'm reading the A and after that I'm reading the B, it does not provide the actual transition. It is just matching the keywords and I'm making me feel कि हाँ ये मैच कर रहा है, but ये नहीं कर रहा है. मैचिंग नहीं करनी है, अपने को ट्रांजिशन देखना है. ट्रांजिशन कहाँ है? ए में क्या बता रहा है कि फ्री विल क्या है, और बी क्या बोल रहा है, फ्री विल क्या है. तो ए तो कह रहा है मिनिमली हम ये कह सकते हैं कि फ्री विल ये है, और बी कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू डेविड ह्यूम क्वेश्चन जो है नेचर की फ्री विल का वो ये क्वेश्चन. तो ये फ्री विल को नहीं डिफाइन कर रहा. दैट इज व्हाई इन दो रीजंस की वजह से यू कैन सिंपली एलिमिनेट द फोर्थ वन. तो आपको लास्ट में जाने की जरूरत नहीं है. दूसरा सजेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव यू. यस वशिता, बोलिए. नहीं यस सर, वशिता. नहीं सर, गलती से हो गया था. अच्छा, अब अगला पॉइंट क्या है कि हाँ, कभी अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, सेंटेंस समझ नहीं आ रहा, तो काफी मुश्किल होगा कंक्लूजन को पकड़ना. कंक्लूजन को पकड़ने से पहले हमेशा इंट्रोडक्शन को पकड़िए. इंट्रोडक्शन को मैं बोलता हूँ टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस वो सेंटेंस होता है पैराग्राफ का जो ये डिस्क्राइब करता है कि इस सेंटेंस में या इस पैराग्राफ में क्या डिस्कस करने वाले हैं. तो हर पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होता है. मेरा सजेशन होगा, अगर टॉपिक सेंटेंस क्लियर नहीं है तो काफी मुश्किल हो सकती है कंक्लूजन को करेक्टली आइडेंटिफाई करने में. ठीक है. ओके सर. ओके, कुछ और रेंडमली पिक करते हैं. They usually have options for escape. For most
prostitution is not a freely made choice, but zombie theories, the few who do choose, only a tiny percentage of women, most people in prostitution. So I think easily आप identify कर सकते हैं कि किससे हम sentence start कर सकते हैं, किससे नहीं. रुकिए, एक मिनट रुकिए. Will not come to this. इसका subject F तक है यहाँ पर. 33 ट्राई करते हैं. Let's try to get the answer. Okay, last question. ठीक है. This is good one. First one, fifth one, ठीक है. जितना अच्छे से आप सेंटेंस समझेंगे उतना आसानी से आंसर आएगा. अदरवाइज कंफ्यूजन उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा. तो क्वेश्चंस को, सेंटेंस को समझना ज्यादा जरूरी है, राइट? ओके बाकी लेट्स डिस्कस नाउ. ज्यादा टाइम नहीं लगाते, डिस्कशन शुरू करते हैं. सबसे पहले वी हैव द चॉइसेस एज ए, एफ, डी एंड ई. ए, डी, ई एंड एफ. इनसे शुरू हो सकता है सेंटेंस. ठीक है, चहित, हर्षित, पाखी, हर्षिता एंड ध्रुव. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर आंसर्स. लेट्स डिस्कस नाउ. एफ से शुरू होगा या फिर ए से या डी और ई से? पहले पढ़ते हैं एफ को, बिकॉज फर्स्ट का आंसर एफ है. द ग्लोबल पब्लिक गुड्स paradigm also implies some commensurability, if not uniformity, in the way we respond to various global collective action challenges. Okay,
सो आई हैव अ प्रॉब्लम विथ एफ, जिससे हमें पता लगता है कि ए आंसर नहीं हो सकता. क्यों? बिकॉज इट हैज ऑल्सो. So this makes it wrong. This makes it wrong. Why? Also implies. इसका मतलब कुछ और भी कर चुका है पहले. उसके बाद they are trying to say that this is also implies. I hope it is clear, Harshit, right? And Harshita, that why it is not the answer. So Yes. F goes away. है ना? Now left with E. By definition, public goods mean a collective action problem. E कहाँ है? यहाँ पर. और उसके बाद आ रहा है F. ठीक है. So by definition, public goods mean a collective action problem. Fine. उसके बाद मुझे क्या चाहिए? Public goods. Next बोल रहा है the global public goods paradigm also implies some that does not make sense. तो हो सकता है शायद मैं E के basis पे eliminate ना कर पाऊँ, but when I'm reading E after F, I'm able to eliminate this as well. Left with D. Adherents of this viewpoint. खत्म हो गई कहानी. This viewpoint. Which viewpoint? I don't have an answer. Ultimately, I have to start with A. The US, as the most powerful member of the international system, tends to prefer ad hoc approaches to global governance. ये एकदम complete sentence है अपने आप में, and a topic sentence as well. Hence, this could be the answer, which is third one. I hope it is clear why we have eliminated the other answer choices. Clear, everybody? Right? This is it. Yes. So this is how you're supposed to do. I again repeat and summarize the class quickly. So what we have done completely, सबसे पहले हमने समझा कि पैराजम्बल्स है क्या, चाहता क्या है पैराजम्बल. ओके, व्हाट्स देयर अंडरस्टैंडिंग, और उसको कैसे हमें ब्रेक डाउन करना है. हमने एक एक सेंटेंस का सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश की बाय डूइंग द स्टेप 1 and 2, एंड द लेवल 3 वी लुक्ड एट द पैराजम्बल क्वेश्चंस, एंड अज्यूमिंग दैट हर एक सेंटेंस का अपना एक आइडेंटिटी है, एंड इट इज मैरिंग द नेक्स्ट सेंटेंस व्हिच इज कमिंग आफ्टर और बिफोर इट, and they has to be tightly married, that nobody can separate them. Then keeping that in mind, we started reading it, and by identifying what should be the introduction sentence or the sentence that it is starting with, correct? And then by looking at the choices, we can identify what should be the right answer. We have identified by doing this process that the transition words, the pronouns are helpers to us, through which we can identify how can they help us in a right direction, and we can get the correct answer without much hassles. Okay, I'm sure the things that are haphazardly scattered in your brain related to this para jumbles must have been sorted and organized. Now please practice couple of questions, and then we will discuss if you still resist any issues or questions in the next class. Any questions, guys? No, sir. No, sir. Okay, thank you. Thank you. Thank you, sir. I would Thank- like to ask you that what should be preparation strategy for those who are preparing for SCAT 2026. Yes, thank you, Arshita. Those students who are planning to take your test, not planning, who are taking the test in 2026. So that means you guys have a year, a complete year. What is your target? You need to clarify that. Your target is not to get a good score in CAT or a percentile, whatever you call. Your target should be that you need to please share this practice sheet. Sure, you can ask Ayush sir. He shared it with me, so he can, also share with you. Okay, Dhruv? Right. So those who are targeting CAT 2026, your first target should be what to do. Not to look at the score or the percentile. My suggestion would be that your target should be that you need to have a wonderful reading skills. So guys, read as much as you can. Read as much as you can, and variety of readings you should have. I don't want you to read the books only, although I do not suggest not to read. You can if you want, but my focus is on articles. Different type of articles you should read. Okay, the history, geography, and all those things. Couple of examples I would like to share is scientificamerican.com, americanliterature.com. So these are the suggestions that I'll be giving you from the US perspective, as well as I want you to read from Indian perspectives, Indian context as well. So you can read, I'm sure, these in the Hindu and all these newspapers, articles, opinion pages, editorial pages. You can definitely read. Audiobooks will definitely not help. No. Paki, the type of questions that you asked me and the explanations that you provided me, it clearly shows that you are lazy in reading. Sorry to say, but that's truth. You do not like to read at all.
is something that I don't agree with. It's like you don't like to read at all is something that if you'll start doing it, I'm sure you will definitely love it, not just like it. Okay, so my suggestion, please start writing. Audiobooks are not for you people. Okay, not at all for you. So start reading as much as you can as of now. This is pretty important and not just limited to books, rather to articles. This is what you need to do for the next 1 month. Nothing else, no grammar, nothing. It's just that you need to start reading it. And when you are reading it, just ask yourself, why this sentence is there? Why this word is there which you are not able to understand? And if you have to write this sentence, how you will be using this word? Like for example, it happens now when we are reading something, वहां पे आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसका मीनिंग क्या है, आपने चेक कर लिया, चलो समझ आ गया आपको। बट जरा अपने आप से पूछिए कि अगर आपको यही सेंटेंस इसी सेंस में लिखना होता तो आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे होते, और अपने वर्ड को इस वाले वर्ड से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे मोबाइल को अपन अपडेट करते हैं ना, नया सॉफ्टवेयर आ गया, अपडेट कर दिया, सिमिलरली अब अपडेट कर दीजिए अपने आप को, और वो वर्ड यूज करना बंद कर दीजिए, और जो नया वर्ड आपने लर्न किया उसे यूज करना शुरू कर दीजिए। इस तरह से आपकी वोकैब जो है ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, फिर आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ध्यान रखिएगा, जितनी अच्छी वोकैब होगी उतना ही पढ़ने में मजा आएगा। सर आई फेस प्रॉब्लम इन पैरा कंप्लीशन सेंटेंसेस। बेटा ध्रुव कब दे रहे हो, 2026 में या 5 में? अगर 6 में दे रहे हो, अच्छा 5 में दे रहे हो, फिर तो बात करनी पड़ेगी। तो फिर अगली क्लास में विल बी डिस्कसिंग दिस, ठीक है, तब हम इसके बारे में बात कर लेंगे, डोंट वरी। और अभी 26 वालों के लिए ये बात है कि आपको रीडिंग को एंजॉय करना है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 26 वालों के लिए है। लास्ट मॉक कब दिया था? संडे को, राइट? नो सर, तो कब दिया था बेटा? अच्छा आपने तो नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं। लास्ट पैसेज कब पढ़ा था ये बताओ हर्षिता? एक वीक अगो ना, मे बी, ठीक है चलो ओके। तो कोई भी पैसेज आपने लास्ट टाइम पढ़ा हो, क्या आपको याद है आज? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। यू विल रियलाइज कि आपको याद नहीं होगा, खैर आपने तो एक वीक पहले पढ़ा था, जिन बच्चों ने कल पढ़ा होगा उनको तो वो भी याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जब पैसेज पढ़ते हो तो आपका दिमाग ये बोल रहा होता है कि अरे अपने को कोई मतलब नहीं है पैसेज में क्या लिखा है, अपने को तो बस आंसर प्रोवाइड कराना है, भागो भागो रीड भागो। ये है प्रॉब्लम। तो आप उस रीडिंग को एंजॉय नहीं कर पाते, आप उसे बर्डन की तरह लेते हो। तो जो स्टूडेंट्स 2026 में दे रहे हैं ना, उनके पास सफिशिएंट टाइम है रीडिंग को एक्चुअली एंजॉय करने का। यकीन करिए मेरा, अगर आप रीडिंग को एंजॉय करेंगे, आपका परसेंटाइल पीछे पीछे भागेगा आपके। यू डोंट हैव टू लुक एट द स्कोर्स, वो ऑटोमेटिकली आएंगे। आप रीडिंग को एंजॉय करिए बस, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, आपको मजा भी आएगा। एंड देन यू विल सी कि रीडिंग एक्चुअली में है क्या। रीडिंग बहुत अच्छी चीज है। और मतलब इमेजिन करिए, एक आदमी ने 200 साल पहले एक कोई फीलिंग थी उसके दिमाग में, कुछ कुछ फील कर रहा था, लेट्स से उसके पापा ने उसे डांट दिया या उसकी मम्मी ने उसे डांट दिया, और वो दुखी होके बैठा है और वो कुछ लिख रहा है, और 200 साल बाद आप आज पढ़ रहे हो और आप उसकी इस फीलिंग को महसूस कर पा रहे हो। या एक एना करके लड़की थी, आपको पता होगा उसके बारे में, वो नाजीज कैंप में थी, वहीं पली बड़ी, 16 नहीं, लेट्स से कितने साल की थी, शायद 13-14 साल की बच्ची थी वो। और वो उस कन्फाइनमेंट से कभी बाहर नहीं निकल पाई, वहां की जिंदगी उसने जी, और वो उसकी फीलिंग्स के हिसाब से वो अपनी डायरी लिख रही है। ओके, उसको जब आप पढ़ रहे हो आज के टाइम में, जब आपको ये भी नहीं पता कि नाजी क्या है, उन्होंने क्या एट्रोसिटीज की थी, तो when you are reading it, are you able to feel that emotions, that what she was feeling at that point of time? कई साल पहले, कई सौ साल पहले कैसा वो फील कर रही थी, क्या आप उसे फील कर पा रहे हो? ये है रीडिंग का पावर। You will start, connecting your emotions to that reader or that subject once you will start feeling about the reading. जब ये होगा ना, तब देखना आप फिर स्कोर की बात खत्म हो जाएगी, और कभी आपको रीडिंग के बारे में कभी सोचना नहीं पड़ेगा। नेवर। इट्स सेम एज मूवीज एज ऑफ नाउ। आज की डेट में बहुत कम ऐसी मूवीज होती हैं जो आप कहते हो कि अरे ये तो समझ ही नहीं आ रही। आपको समझ आ जाएंगी, पर आपको पसंद आएगी नहीं आएगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ऐसा बहुत कम मूवीज के साथ होगा कि समझ ही नहीं आ रही मूवी में हो क्या रहा है, बहुत ही कम मूवीज के साथ होगा। क्यों? क्योंकि आपको मूवीज अच्छी लगती हैं, वीडियोज अच्छे लगते हैं, चाहे वो कहीं बीच से भी शुरू हो जाए। मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट? सो एज अ कंक्लूजन आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, एज ऑफ नाउ, जब तक कि 2025 के टेस्ट पूरे नहीं हो जाते हैं,
those people who are planning to take in 26, just enjoy reading and जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्टफ पढ़िए. 17th सेंचुरी उठाइए, 18th सेंचुरी, 17th तो मत उठाना, 19th सेंचुरी ठीक है, 18th पे ज़्यादा पुराना हो जाएगा, शेक्सपियर तक की मत जाना. तो 19th सेंचुरी का पढ़िए आराम से. आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला भी आप पढ़ सकते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस से पढ़ना शुरू कीजिए रादर आई शुड से. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेकर के आज तक के जो भी अपने लिटरेचर है उनको पढ़िए, अलग अलग टाइप टॉपिक्स को पढ़िए, पॉलिटिक्स देखिए, बिजनेस स्टडीज पढ़िए, केस स्टडीज पढ़िए, सबको पढ़िए, मजा आएगा आपको. आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है वो चूज करिए, फेवरेट जोनर क्या है वो देखिए और उसके हिसाब से पढ़िए, और जो पसंद नहीं है उसको भी पढ़िए. ठीक है, दैट इज इट. सर यस मान्या. सर अभी तो हमने ऑप्शंस के साथ प्रैक्टिस की, तो मैं पेपर में तो टीटा आता है, मतलब ऑप्शंस नहीं आते, ओके. तो उसमें वैसे भी बहुत कंफ्यूजन होती है. तो बीच वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, एक बार के लिए फर्स्ट और लास्ट मिल जाएंगे, बट बीच वाले में बहुत होता है. ओके मान्या, सिंपल आंसर मैं ये देना चाहूंगा बेटा, जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कि सर्टेनिटी नहीं आ रही है, राइट, मत करो, छोड़ दो उसको. हालांकि मैं अगली क्लास में कोशिश करूंगा आपको एक सर्टेनिटी दे पाऊँ, अगले लेवल पे जब अपन चलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो मैं आपको सर्टेनिटी दे पाऊँ कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे. लेकिन यकीन करो मेरा, जब तक आप रीडिंग में अच्छे नहीं हो ना, तब तक सर्टेनिटी के साथ आप क्वेश्चंस को नहीं दे पाओगे. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्वेश्चन मैं आपके सामने शेयर करूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे ये इससे इसलिए कनेक्टेड है, ये इससे इसलिए कनेक्टेड है, लेकिन एग्जाम में कौन सा आएगा, आप उससे कनेक्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसकी कोई गारंटी नहीं होगी. एंड आई डोंट वांट टू बी लाई इन फ्रंट ऑफ यू. I want to be, I want to put the things the way they are. So if you start learning and enjoying reading, उसमें फिर आपको लिंकिंग करना पता लग जाएगा. अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा ये पता करना एट दैट मोमेंट कि वो कैसे लिंक कर रहा है, कैसे लिंक नहीं कर रहा है. मैं समझा पा रहा हूँ? यस. दैट्स अ पॉइंट. फिर भी नेक्स्ट क्लास में विल मेक श्योर कि हम इसको कुछ हद तक सॉल्व करने की कोशिश कर सकें. सर नेक्स्ट Okay? क्लास में भी पैराजम्बल्स होंगे, ऑड वन आउट. ऑड वन आउट भी करेंगे और पैराजम्बल्स का ये वाला पार्ट जरूर कर लेंगे जो आपने मुझे याद दिलाया. ओके ओके. ठीक है, ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू.